नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में लगातार गड़बड़ है। कभी उग्रवादियों की बयानबाजी का हल्ला होता है तो कभी जलसों में पाकिस्तानी झंडे का हंगामा बनता है। पिछले दिनों जम्मू में खालिस्तानी समर्थक सड़कों पर उतरे। सचमुच पीडीपी और भाजपा की मिलीजुली सरकार के काम की खबरें नहीं मिलेगी, लेकिन गिलानी के पासपोर्ट और तालिबानी संगठन के सोपोर में पोस्टर लगने जैसी सुर्खियां ढेरों हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के वक्त जैसी खबरें आती थी, उस मुकाबले में आज फर्क है। यो मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अनुभवी राजनेता है। उनसे ये भरोसा बना था कि उनकी कमान उग्रवादियों को शांत बनाने वाली होगी। वे घाटी में असरकारक बनेंगे। मुख्यमंत्री घाटी में अपने प्रति भरोसा ज्यादा बना सकेंगे। ऐसे ही भाजपा और उसके मंत्री जम्मू क्षेत्र में प्रभावी पकड़ बनाकर विकास की उम्मीद पैदा किए हुए थे। यो मुफ्ती सरकार और पीडीपी व भाजपा के मंत्री अपने अपने इलाकों में एक्टिव है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के साझा एजेंडे में प्रदेश का क्या बन रहा है, यह सवाल दिनों दिन चिंता पैदा कर रहा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में अच्छी केमिस्ट्री के बावजूद वैसे नतीजे नहीं दिखलाई दे रहे जिनकी उम्मीद थी। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पर सहमति बनाने के लिए केंद्र सरकार को अब राज्यों का ही भरोसा है। इस बिल पर विचार के लिए बनी साझा संसदीय समिति के पास 300 से ज्यादा सुझाव आए हैं। अन्ना हजारे से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ तक ने अपने सुझाव भेजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि समिति के अध्यक्ष एस अहलूवालिया की इसमें कोई रुचि नहीं है। साझा संसदीय समिति की बैठक में इन सुझावों पर चर्चा नहीं हुई है और न कांग्रेस सांसद केवी थॉमस की ओर से अध्यादेश जारी करने के विरोध को तरजीह दी गई है। बताया जा रहा है कि एस अहलूवालिया चाहते हैं कि राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर उनसे राज्यों की राय पूछी जाए। इसके लिए उन्होंने स्पीकर सुमित्रा महाजन को चिट्ठी लिखकर अनुमति मांगी है। असल में केंद्र सरकार को उम्मीद है कि ज्यादातर राज्य भूमि अधिग्रहण बिल का समर्थन करेंगे। आखिरकार केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग के नाम पर ही कांग्रेस सरकार के बनाए भूमि बिल को बदलना चाह रही है, लेकिन इस बार बिल का विरोध कर रही पार्टियां, खासकर कांग्रेस, ज्यादा सावधान है। इस बार उसका कोई मुख्यमंत्री बिल के समर्थन की चिट्ठी नहीं लिखेगा। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, माणिक सरकार, अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री भी इसके विरोध में ही चिट्ठी लिखेंगे। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम ने कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर मुहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजद और जनता दल यू एक साथ आए हैं और साझा मोर्चा बनाने की पहल हुई है, तो इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जा रहा है। असल में राहुल ने ही लालू प्रसाद पर दबाव बनाया था कि वे अकेले लड़ने या जीतन राम मांझी के साथ तालमेल करने के बजाय नीतीश कुमार को नेता माने और एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनवाए। इस मामले में राहुल का फैसला निर्णायक रहा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने पहले ही बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी के जरिए यह संदेश भिजवा दिया था कि कांग्रेस नीतीश कुमार को नेता बनाकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो गलती की थी उसे इस बार सुधारना था। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और जनता दल यू का गठबंधन हो सकता था, जो नहीं हुआ। उस गलती को ठीक करने के फैसले का लालू प्रसाद को स्पष्ट संकेत गया। हालांकि लालू प्रसाद ने सोनिया गांधी से मिलने और फैसला टलवाने की भी कोशिश की, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। सो अलग थलग पड़ने की मजबूरी में उन्होंने जहर का घूंट पीने का फैसला किया। बिहार पर राहुल ने जिस अंदाज में फैसला कराया, उससे उनका निर्णायक नेतृत्व स्थापित हुआ है। उनको लेकर संदेह करने वाले चुप हुए हैं। माना जा रहा है कि ऐसा अगला निर्णायक फैसला पंजाब के बारे में होगा। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का साथ आना भारतीय जनता पार्टी की चुनाव रणनीति के लिए एक बड़ा झटका है। भाजपा नेताओं को अंदाजा नहीं था कि लालू और नीतीश मिल जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश और दिल्ली के सभी नेता इस भरोसे में थे कि राजद और जदयू के बीच इतना ज्यादा झगड़ा है कि वे साथ आ ही नहीं सकते हैं। सीटों के बंटवारे और नीतीश को नेता मानने के मसले पर भाजपा को यकीन था कि लालू तैयार नहीं होंगे। ये भी कहा जा रहा था कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मुलायम सिंह और लालू प्रसाद की दुखती नस पर
हाथ रखकर उनको दबाया है। नरेश अग्रवाल और प्रेम गुप्ता के जरिए मुलायम और लालू को मैनेज किए जाने की खबरें भी मीडिया में आई थी। इससे भी भाजपा नेताओं को भरोसा था कि दोनों नेता एक साथ नहीं आएंगे। एक दिन पहले जब दिल्ली में लालू और नीतीश मिलकर गए और नेता का फैसला नहीं हुआ, तब भी भाजपा को अंदाजा नहीं था कि अगले दिन क्या होगा। सो गठबंधन होने और नीतीश को नेता मानने का ऐलान होने के बाद भाजपा गड़बड़ाई। अब उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। पुराने गठबंधन साथियों को बनाए रखते हुए जीतन राम मांझी को साथ लेना पार्टी की मजबूरी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल नेता पद को लेकर होगी। नीतीश के मुकाबले उसका चेहरा कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कानून की फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को दिल्ली पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। तोमर को आईपीसी की धारा 420, धारा 467, धारा 468 और धारा 120 बी के तहत गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में तोमर पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। दिल्ली बार काउंसिल ने तोमर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कोर्ट में मामला जारी रहते हुए भी दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर दिल्ली सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि ये गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की लड़ाई को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से दिल्ली सरकार पर दबाव नहीं डाला जा सकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने के लिए किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि हमें सबक सिखाने के लिए तोमर की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री को इस तरह दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया जैसे किसी माफिया को उठाया जाता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि जितेंद्र तोमर को दिल्ली पुलिस द्वारा एमएलए के दफ्तर से उठा लिया गया। योग की शिक्षा को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि योग की शिक्षा को जाति, धर्म या संप्रदाय से जोड़कर ना देखें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के योग की शिक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के फैसले के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि योग को किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। योग तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने अपने सहकर्मियों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए भय और दबाव का माहौल उत्पन्न करने की अनुमति दी है। सोनिया ने कहा कि मोदी सरकार खतरनाक दोहरा खेल खेल रही है। सोनिया ने सरकार पर ये भी आरोप लगाया कि वह कल्याणकारी राज्य संरचना को ध्वस्त करने के सुनियोजित प्रयास कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे भूमि बिल और खाद्य सुरक्षा कानून पर सरकार के कदमों का मजबूती से विरोध करेगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सिख समूहों और ईसाई समुदायों के प्रतिनिधियों समेत कई अलगाववादी नेताओं को आमंत्रित किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 14 जून को श्रीनगर में एक सेमिनार आयोजित करने का फैसला किया है, जिसमें हाउ टू रेजिस्ट द इंडियन स्टेट फासिज्म विषय पर अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज अपने विचार रखेंगे। प्रस्तावित सेमिनार के लिए जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उनमें अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान, दल खालसा नेता कंवरपाल सिंह, मानव अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा और ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि भी होंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की कमान में भाजपा का साझा सरकार बनाना अकल्पनीय घटना थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित तमाम लोगों ने इस प्रयोग से अनहोने नतीजों की उम्मीद बनवाई। सवाल है, उनके फलीभूत होने के संकेत है या लाइबिलिटी के संकेत है? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ने लगे हैं। भारत विरोधी अलगाववादी संगठन फिर खुलकर सामने आने लगे हैं। भारत विरोध में रैलियां होने और पाकिस्तान के झंडे लहराया जाना आम घटना हो गई है। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का ये कहना कि घाटी में पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं बहुत मायने वाला है। घाटी की घटनाओं में पाकिस्तान का सीधा दखल बढ़ा है। अलगाववादियों को नजरबंद करने और रैली करने से रोकने पर पाकिस्तान आधिकारिक रूप से बयान जारी करके आलोचना कर रहा है और उसके उच्चायुक्त हुर्रियत के नेताओं को बुलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कूटनीतिक पहल पर जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कश्मीर की जमीनी हालात और उससे जुड़े कूटनीतिक व सामरिक पहलुओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। पिछले चुनाव में कश्मीर घाटी में लोगों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी PDP को पूरा समर्थन दिया था, तो जम्मू में भाजपा को बड़ी सफलता मिली थी। सो अब दोनों ने मिलकर सरकार बनाई तो ये माना जा रहा था कि यह सरकार कश्मीर घाटी और जम्मू दोनों के लोगों की मिलीजुली आकांक्षाओं की सरकार है। लेकिन सरकार बनने के बाद पहले दिन से गड़बड़ शुरू हुई है। मुख्यमंत्री सईद ने यह कहकर विवाद खड़ा किया कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव के लिए पाकिस्तान और आतंकवादी भी जिम्मेदार हैं। इसके बाद कट्टरपंथी अलगाववादी मसर्रत आलम को जेल से रिहा किया गया और फिर हंगामा होने के बाद उनको जेल में डाला गया। मसर्रत की रिहाई और उसे फिर जेल भेजे जाने के बीच कश्मीर घाटी के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े और उसके बाद से ही राज्य सरकार के संभाल में नहीं आ रहे हैं। गिलानी के पासपोर्ट का अलग विवाद हुआ, जिसमें भाजपा ने यह लाइन पकड़ी कि गिलानी को अपने को भारतीय बताना चाहिए और अपने पिछले कामों के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसमें से भाजपा की पहली मांग पूरी हो गई। बहरहाल जम्मू कश्मीर में तालिबान समर्थन में पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं तो दुख्तरान मिल्लत जैसे संगठन फिर से सर उठा रहे हैं। जम्मू में खालिस्तान समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। अलग खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला की जयंती मनाने के नाम पर खालिस्तान समर्थकों ने हंगामा किया और हार मानकर राज्य सरकार ने उन्हें समारोह करने की इजाजत दी। यह भी राज्य सरकार की एक बड़ी विफलता साबित हुई है। कश्मीर घाटी हो या जम्मू का इलाका हो, राज्य सरकार के कामकाज, विकास आदि की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। कश्मीर में आई भीषण बाढ़ और बारिश से हुई तबाही का शिकार हुए लोगों के पुनर्वास का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। कश्मीरी पंडितों की वापसी का प्रोजेक्ट उनके लिए अलग कॉलोनी बनाने के विवाद में उलझ गया। उनका भरोसा बहाल कर उनकी घर वापसी कराने का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। सरकार आए दिन किसी न किसी विवाद में उलझ रही है। PDP और भाजपा के बीच तालमेल दिख रहा है, लेकिन साझा तौर पर दोनों पार्टियां भरोसा का माहौल नहीं बना पा रही हैं। राज्य में सरकार बनाने का फैसला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जोखिम लिया था, लेकिन इसका रिटर्न वैसा नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सो दिल्ली में बैठे भाजपा नेताओं को भी गंभीरता से राज्य सरकार के कामकाज पर नजर रखनी होगी और उसे दिशा देनी होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मुफ्ती सरकार के कामकाज पर चर्चा करेंगे। ऐसे कई कारण हैं जिससे श्रीनगर और जम्मू में सरकार दौड़ती हुई दिखलाई देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला की बड़बोली सरकार के बाद मुफ्ती मोहम्मद की संजीदा सरकार में घाटी में अमन चैन विकास की हवा बननी थी। केंद्र सरकार को उन्हें भरपूर समर्थन है, लेकिन क्या ऐसा कुछ होता लगता है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सर्राफ है। पुष्प जी, जम्मू क्षेत्र के अंदर खालिस्तानी तत्वों ने कुछ पोस्टर लगाए और उसके बाद जो बवाल हुआ, जो उपद्रव हुआ, उससे क्या ये नहीं लगता है कि सचमुच में मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार कुछ टेक ऑफ नहीं कर पाई है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि घाटी में एक अलग तरह की दिक्कत है, जम्मू में भी इस तरह की खबर होना, क्या मतलब है इसका? ये एक अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 3 महीनों में जो PDP भाजपा की सरकार है वो आपसी कुछ ऐसा परस्पर समन्वय नहीं बना पाई कि जिससे लगे कि वो टेक ऑफ कर रही है। कुछ ना कुछ उलझने ऐसे पैदा हो जाती हैं, कुछ उनके अपने सिद्धांत अलग अलग से हैं, उन पे वो पूरी तरह से कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये लीडरशिप का क्राइसिस है या तालमेल का क्राइसिस है? क्योंकि बुनियादी तौर पर ये देखिए, कोई किसी तरह की सरकार के कामकाज की तो कोई सुर्खियां बनती ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बन रही हैं। ये बड़ी ही मुफ्ती मोहम्मद सईद जो एक अनुभवी नेता हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। सुर्खियां बन रही हैं, कभी अलगाववादी की, कभी गिलानी, कभी उनके पास हो रही हैं। और ये जो खालिस्तान के नाम पे अभी जो जम्मू में हुआ है, ये बड़ी देर बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है। ये है कि
खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों का जब वो पंजाब में सक्रिय थे तो जम्मू के इस क्षेत्र में भी उनका थोड़ा बहुत असर नजर आया था जी। पर इतने सालों बाद इस तरह की स्थिति पैदा होना ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है। नहीं तो ये क्या, ये प्रशासनिक मशीनरी की कमी है या राजनीतिक लीडरशिप लोकल जो प्रशासनिक मशीनरी तो वही काम करती है। मेरा मानना है कि जो राजनीतिक नेता चाहते हैं कि वो अगर वो एक कठोर रुख अपना लें और जहां वो समस्या को वो उलझने से पहले ही समस्या को समझ पाए और उसके समाधान की चेष्टा करें तो उसमें उनका बड़ा मुख्य रोल बनता है। प्रशासनिक मशीनरी का रोल बाद में आता है जी। कि वो कैसे स्थिति को संभालती है, क्या करती है। ये सही है कि जब एक तरह के पोस्टर लगे हैं किसी भी आतंकवादी नेता के या आतंकवादी के तो वो उनको तो हटाना पुलिस का काम है ही, क्योंकि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे घाटी में पाकिस्तान के झंडे नहीं फहराए जाने। हाँ, तो वही एक बात ये क्या नहीं, हाँ। इस तरह के मुद्दों ने प्राथमिकता ले ली है जी। और सरकार के जो अपना एजेंडा ऑफ द अलायंस था वो कहीं पीछे चला गया। नहीं लेकिन आपको अगर माफ करिएगा मैं आपको रोका, एक आपको ये आपने देखा ही होगा कि 27 मई को राजनाथ सिंह वहां गए थे मोदी सरकार के प्रोपागेंडा करने, जो उनका 1 साल पूरा होने पे उनके मंत्री भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिस क्षेत्र में भाजपा ने टोटल स्वीप किया था उस क्षेत्र में राजनाथ सिंह की मीटिंग एक छोटे से हॉल में हुई जी, और बाकी क्षेत्रों में मतलब सरकार मतलब जनता से भी सरकार का कटाव नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि एक जम्मू क्षेत्र में एक मुद्दा बन गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरह का जो इंस्टीट्यूट बनना है वो कहाँ बने, जम्मू में बने कि घाटी में बने। एजेंडा ऑफ द अलायंस बड़ा क्लियर है कि वो घाटी में बनना चाहिए। तो भाजपा को इस बात पे जोर देना चाहिए था, पर लगता है कि शुरू में किसी ने पढ़ा ही नहीं कि एजेंडा में लिखा क्या है जी। नहीं तो पुष्प जी, वो स्थिति बन गई है, क्योंकि शुरू में जब ये इंस्टीट्यूट की बात चली थी तो ये हुआ था कि ये जम्मू में बनेगा। नहीं, पर ये बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत मामूली बात है। मतलब आप एक बात ये बताएं कि उमर अब्दुल्ला जो एक बड़बोलापन अंदाज था, उनकी जो सरकार थी उसके मुकाबले में अनुभवी मुफ्ती मोहम्मद सईद की लीडरशिप या इन्होंने क्या किस तरह का फर्क नजर आ रहा सचिवालय में या जनता के घाटी के बीच? देखिए कुछ वहाँ बेसिक समस्याएं तो हैं कि रेवेन्यू जनरेशन बड़ा खराब है। वो तो पहले भी समस्या वो तो पहले भी थी। उमर आस्ता आस्ता अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। शुरू में तो उनके भी अनुभवहीनता नजर आ रही थी एक दो जगह, पर बाद में उन्होंने काफी अनुभव उन्होंने सीखा। और उनके एक एडवांटेज ये थी कि कांग्रेस के जो नेता थे वो ज्यादा सीखे सिखाए थे। मतलब ये भाजपा के नेता सत्ता में मंत्री और अनुभवी पहली बार है, इसलिए वो अनुभवी इनका दिक्कत पैदा कर रही है। दिक्कत हो रही है कि कैसे एडजस्ट करें। और साथ साथ ये मुद्दे जो उठ जाते हैं कि लिखा कुछ है, करना कुछ है। नहीं, पर पुष्प जी बुनियादी मुद्दा ये नहीं लगता है कि जो मुख्य संकट ये कि घाटी में मुफ्ती मोहम्मद सईद के कारण एक भरोसा बनना था, अलगाववादी और वो सब एक तरह से नीचे दबने थे, वो नहीं हुआ, उसका उल्टा हो रहा है। बिल्कुल मुफ्ती जो उन्होंने पहले 2002 से 2005 काम किया है, उसको लेके बड़ी उम्मीद बनती है कि वो इस बार भी कुछ ऐसा काम करेंगे, पर वैसा संकेत जिससे कि क्षेत्रीय तनाव कम हो और शांति की दशा में बढ़े और अलगाववादियों को जीतने की कोशिश हो। पर वो लग रहा है कि दोनों दल एक दूसरे से ही उलझ गए हैं और आपस में भी उलझ गए हैं। एक मंत्री भाजपा का एक बात करता है, दूसरा मंत्री दूसरी बात। नहीं, फिर उस सवाल पे कि ये आपस में उलझने के कारण समस्या है या अलगाववादी और उग्रवादी बेखौफ हो गए इस सरकार से, इस कारण ज्यादा दिक्कत है? ये सब कुछ ही इस वक्त मिल गया है, एक ऐसी खिचड़ी सी बन गई है जिसमें कोई पहचाना नहीं जा सकता। हर आदमी अपनी अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति हो रही है। तो मतलब एक तरह से घाटी में और प्रशासन के नाते सारा कुछ पटरी से उतरा हुआ मामला, अराजकता वाला है। नहीं, अराजकता की स्थिति तो अभी नहीं आई, क्योंकि केंद्रीय सरकार अभी है और कुछ इंस्टीट्यूशन जो राज्य के हैं जिनका कि जो कि सरकार के बिना भी यही काम करते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। सरकार के बिना मतलब पॉलिटिकल नेतृत्व की जिनको जरूरत नहीं है, जैसे नहीं लेकिन सोपोर के अंदर तालिबानी पोस्टर नजर आना या ये जो अलगाववादी जो अलग अलग ये पाकिस्तानी झंडे, ये तो एक तरह से बहुत ही ज्यादा गंभीर है। पाकिस्तान झंडे वाला मुद्दा जो है ये जरूर एक गंभीर रुख लेता नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि हर मीटिंग में। मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि जो अलगाववादी नेता मतलब अलगाववादी नेता भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। आपके अपने अनुभव में भी इतने लंबे करियर में ये नहीं समझ में, इस तरह का माहौल पहले उम्मीद नहीं थी आपको? इस तरह का
बिल्कुल भी नहीं थी कि इतने अनुभवी अलगाववादी नेता जो जानते हैं कि स्थिति में जो है उनका केस बेहद कमजोर हो जाएगा, वो भी क्यों इस तरह के झंडा और इस तरह के स्लोगन मॉन्गरिंग को इनकरेज कर रहे हैं। अभी तक नहीं उन्होंने किया था, और इससे भी खराब स्थिति जब उनके लिए थी और जब वो बहुत ही प्रेशर में थे तब भी वो अत्यंत संयम रखते थे, तब भी संयम रखते थे, झंडे वंडे की राजनीति नहीं करते थे। बिल्कुल, इससे उन्हीं का केस जो है वो खराब होगा। और लेकिन इससे कुल मिलाकर मुफ्ती मोहम्मद सरकार के उसका पर तो ज्यादा सवाल है इसको। नहीं, बिल्कुल इससे लगता है कि क्योंकि उन्होंने भी कह दिया था कि झंडे नहीं फहराए जाएंगे, जो अभी की उनकी कोशिश है, और वो ठीक है कि राजनीतिक दृष्टि से अलगाववादियों से लड़ना चाहिए वो, पर लगता है कि कहीं ना कहीं अभी उनकी पकड़ उस पे स्थिति पे नहीं हो रही। जी पुष्प जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्वीट करके जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।